हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिवाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज इस लेक्चर में हम बकिंघम पाई मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द रेजिस्टेंस हमारा आर से डिनोट किया गया है। द रेजिस्टेंस आर एक्सपीरियंस्ड बाय अ partially submerged body depends upon the velocity v, length of the body L, viscosity of the fluid mu, density of the fluid rho, and gravitational acceleration g. Obtain a dimensionless expression. तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड है? फर्स्ट वेलोसिटी v, लेंथ l, विस्कोसिटी म्यू, डेंसिटी रो और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g पर डिपेंड है। और इसके लिए हमें जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके लिए एक डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन को हमें ऑब्टेन करना है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में जो हमारा रेजिस्टेंस है, जैसा मैंने आपको बकिंघम पाई मेथड में बताया था कि जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस किस क्वांटिटीज पे या किस किस वेरिएबल्स पे या डिपेंडेंट है, और जो वेरिएबल्स जिस पर आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंड करेगा वो सारे वेरिएबल्स आपके क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आर हमारा किस पर डिपेंड है? वेलोसिटी वी, विस्कोसिटी, लेंथ, डेंसिटी और स्मॉल जी पर डिपेंड है। मीन ये सब हमारे क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो सबसे पहले जो पाई मेथड जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमें जो इक्वेशन फॉर्म करनी थी, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें फॉर्म करनी थी, तो देखिए स्टेप 2 अगर हम देखें तो इक्वेशन हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करनी थी? जैसे x1 = f, x2, x3 ... xn। यानी कि अगर हमारा x1 एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किस पर डिपेंड है? x2, x3, xn इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड है। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बननी थी। तो इस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट आर इज अ फंक्शन ऑफ वी एल म्यू रो इंटू जी। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। इसी तरह से सेकंड जो हमें ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हम फिर किस फॉर्म में लिखते थे? f1 फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 = 0। यानी जो इक्वेशन ये थी हमारी, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में। तो जब ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 हमारी f1 आर वी एल म्यू रो इंटू जी, आर वी एल म्यू रो इंटू जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई? सेकंड। तो जैसे हमने पाई मेथड में सॉल्व किया था, तो मैंने यहाँ पर आपको इक्वेशन वाइज समझाया है कि पहले इस फॉर्म में हमें इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, फिर इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं n की, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्योंकि हमें यहाँ पर पाई टर्म्स निकालनी, तो उसके लिए पहले n हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो m है, फंडामेंटल डायमेंशंस, तो n हमारे कितने हो गए? देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कौन से होंगे? डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 6 हो गए हमारे। और जो m है, तो m हमारा ऑब्टेन किया जाएगा जब हम जितने भी हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उन सभी वेरिएबल्स को जब हम फंडामेंटल डायमेंशंस की टर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं कि आपके ओवरऑल जो फंडामेंटल डायमेंशंस आ रही हैं वो कितनी हैं। तो उसके द्वारा हम m को कैलकुलेट करते हैं। तो m को कैलकुलेट करने के लिए हम इन सभी की
डायमेंशन, फंडामेंटल डायमेंशंस को यहाँ पर लिखेंगे। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसको जब हम फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म में रिड्यूस करेंगे तो हमारी ये डायमेंशन क्या आएगी, ML_T-2। वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, L_T-1। ये मैं आपको निकाल के दिखा चुकी किस तरह से हम डायमेंशंस को निकालते हैं। इसके अलावा जो हमारा लेंथ है ये हमारी क्या रहेगी, L ही रहेगी। और जो हमारा म्यू है ML−1T−1। रो हमारा क्या हो जाएगा, ML⁻³ और जी हमारा क्या हो जाएगा, LT⁻²। तो ये हमारे इस तरह से डायमेंशन आ जाएंगे। अब ओवरऑल जो हमारी डायमेंशन यहाँ यूज़ हो रही है MLT, देखिए सब में हमारी MLT ही यूज़ की गई है। यहाँ पर MLT है, यहाँ पर LT, यहाँ पर L, यहाँ पर MLT, यहाँ ML, यहाँ LT। तो ओवरऑल जो हमारे हैं, जो M है वो कितने हैं, M=MLT। यानी कि जितने भी हमारे क्वांटिटीज़ हैं इन सभी में हमारी क्या इन्वॉल्व हुई है, फंडामेंटल डायमेंशन MLT। तो इससे जो M है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3। इसके बाद हम पाई टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे। और पाई टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, फॉर पाई टर्म वी हैव n-m टर्म। तो n-m हमारा किसके इक्वल होता है, पाई टर्म्स के इक्वल होता है। और n हमारा कितना है यहाँ पर 6, तो 6 - 3 = हमारा कितना आ जाएगा, 3। तो पाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि यहाँ पर जो हमारी पाई टर्म्स फॉर्म होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी। यानी कि पाई1, पाई2 और पाई3 हमारे यहाँ पर फॉर्म होंगी। तो इक्वेशन अब जो हमारी बनेंगी, तो आपको मैंने बताया था पाई मेथड में सबसे पहले इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, नेक्स्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इसके बाद हम पाई टर्म्स के लिए n-m की वैल्यू निकालते हैं। और n-m की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें n की वैल्यू निकालनी होती है, इसके बाद हम m की वैल्यू निकालते हैं। इससे हमारी पाई की टर्म कैलकुलेट हो जाएगी, जिससे आपके पास पाई की कितनी टर्म्स यूज होनी वो आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ से हम पाई टर्म्स की इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो जो आपकी इक्वेशन सेकंड थी, इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब हमारी पाई की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी F1 पाई1 पाई2 पाई3 = 0। तो इक्वेशन जो सेकंड हमने अभी यहाँ पर फॉर्म की थी, ये इक्वेशन पाई की टर्म्स में किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे रिपीटिंग वेरिएबल्स का, कि हमें यहाँ पर जब हम पाई1 पाई2 और पाई3 की इक्वेशन को फॉर्म करेंगे तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा रिपीटिंग वेरिएबल्स का। सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स, क्योंकि जब हमारे पास रिपीटिंग वेरिएबल्स आ जाएंगे तो ही हम पाई की इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स के सिलेक्शन के लिए हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पर टोटल जो वेरिएबल्स थे वो क्या थे, R, V, L, म्यू, रो इंटू G, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था। तो R रिपीटिंग वेरिएबल्स के लिए जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे कोशिश हम ये करते हैं कि उसे एज अ रिपीटिंग वेरिएबल कंसीडर ना करें। तो जितना हो सकता है पॉसिबल हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रिपीटिंग वेरिएबल्स की तरह नहीं लेते हैं, तो ये हम नहीं ले सकते। इसके अलावा जो अब हम रिपीटिंग वेरिएबल्स लेंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल लेने हैं, तो वो हमारे किस पे डिपेंड होंगे, m पर। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आई थी यहाँ से, 3। तो जो रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे वो भी हमारे कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा m की वैल्यू से कि रिपीटिंग वेरिएबल्स हमारे 3 यूज होने हैं यहाँ पर। अब जो रिपीटिंग वेरिएबल का सिलेक्शन है वो किस तरह से होगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें एक वेरिएबल, फर्स्ट जो वेरिएबल होगा और सेकंड और जो हमारा थर्ड वेरिएबल। तो फर्स्ट वेरिएबल की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, जियोमेट्रिक। सेकंड की फ्लो प्रॉपर्टी
और थर्ड की कैसे होनी चाहिए, फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम जो रिपीटिंग वेरिएबल्स लेंगे वो क्या लेंगे, चलिए यहाँ पर एल हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, वी हमारी क्या है, वेलोसिटी यानी कि फ्लो प्रॉपर्टी, और विस्कोसिटी हमारी क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टी, और जो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी भी हमारी क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम इन सभी में से कोई भी, हमें नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स कितने लेने, 3, तो हम यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेंगे 3 वेरिएबल्स का जिसमें हमारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी और फ्लूइड प्रॉपर्टी तीनों। तो अगर हम यहाँ से देखें तो रिपीटिंग वेरिएबल हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, एल, वी और रो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग वेरिएबल। तो देखिए कितनी वैल्यू, 1 2 3, यानी कि रिपीटिंग वेरिएबल्स के मान जाएंगे 3, और यही आपके हर पाई टर्म में रिपीट होंगे। तो अब जो हमारी पाई टर्म्स की इक्वेशन बनेंगी वो किस तरह से बनेंगी, मैंने आपको बताया था, जो प्रत्येक पाई टर्म होती है, ईच पाई टर्म्स कंटेन m+1 वेरिएबल्स। m+1 यानी कि m यानी कि जो आपके रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स तो रहेंगे ही, +1 यानी कि जो आपके रिमेनिंग वेरिएबल्स रह जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, उन्हें हम इसके साथ ऐड करते जाएंगे। तो हमारे पास जो पाई की टर्म्स आई थी वो कितनी आई थी, 3 आई थी, यानी कि पहली हम इक्वेशन बनेगी पाई 1 की। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स यानी कि m, तो हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स क्या थे, रो वी इंटू एल। तो यहाँ से हम इसे लिख लेंगे एल वी इंटू रो, और जो आपके रिमेनिंग बचे होंगे देखिए एल रो इंटू वी। तो बाकी जो हमारे रिमेनिंग वेरिएबल्स बचे वो क्या बचे, म्यू, जी और आर। तो इन्हें हम हर पाई टर्म में ऐड करते जाएंगे जब हम m+1 वेरिएबल्स को यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट में हम क्या लिख लेंगे, आर, और जब भी हम ये पाई टर्म की इक्वेशन बनाते हैं तो इसे जब भी हम लिखते हैं तो ये किस फॉर्म में लिखाती है आपकी, ये एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। तो पाई 1 में हमारी जो भी वैल्यूज आएंगी एक्सपोनेंट्स की वो a1, b1 और c1, और जो आपका रिमेनिंग वेरिएबल वो हमारा एज इट इज एज रहेगा। पाई 2 को जब हम फॉर्म करेंगे तो l की पावर a2, b की पावर b2, रो की पावर c2 इंटू क्या रह गया था हमारा रिमेनिंग वेरिएबल, म्यू। एक बार हमारा r कंसिडर हो गया, एक बार हमारा म्यू। अब नेक्स्ट हमारा जो पाई 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, l की पावर a3 इंटू b की पावर b3 इंटू रो की पावर c3 इंटू g। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस बन गई यहाँ पर। अब तीनों ही पाई टर्म्स को हमें डायमेंशनल होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के द्वारा सॉल्व करना है। तब यहाँ पर हमें क्या करना है, ईच पाई टर्म इज सॉल्व्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो पाई 1 की टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम इन्हें, मतलब कोई भी हमारी जो क्वांटिटी होती है उसे जब हम फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म में रिड्यूस करते हैं तो सभी डायमेंशन की एक आइडेंटिकल पावर होती है, और इस कंडीशन में जो हमारी पावर होंगी इक्वेशन के बोथ साइड जो हमारी पावर होंगी वो क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। तो उन्हें हम कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पर। तो पाई 1 की टर्म के लिए क्या हो जाएगा हमारा, पाई 1 इक्वल टू क्या है हमारा, l की पावर a1, b की पावर b1 इंटू रो की पावर c1 इंटू r। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है हमारी, जो m की वैल्यू में आई थी mlt, यानी कि जो फंडामेंटल डायमेंशन यूज हो रही है यहाँ पर mlt की फॉर्म में हो रही है। तो mlt है तो पाई 1 के लिए क्या हो जाएंगी सही वैल्यू, m
की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 0 इंटू, इसे फंडामेंटल डायमेंशन के टर्म में लिखेंगे तो एल की हमारी क्या हो जाएगी, एल पावर a1, वेलोसिटी की हमारी क्या हो जाएगी, एल टी की पावर 1 की पावर v1 इंटू रो हमारा क्या हो जाएगा, एम एल की पावर -3 इंटू c1, और आर हमारा क्या था, एम एल टी की पावर -2। तो ये हमने जो अभी यहाँ पर डायमेंशन सारी कैलकुलेट की थी, तो ये सारे डायमेंशंस को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी इक्वेशंस हो जाएंगी। तो यहाँ से हम कंपेयरिंग करेंगे। तो m के लिए अगर हम देखें, जब हम एक्सपोनेंट्स को आइडेंटिकल करेंगे, एक्सपोनेंट्स इक्वेशन के बोथ साइड जब एक्सपोनेंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो m के लिए क्या आ जाएगा हमारा, 0 = c1 + 1। सेकेंड हमारा l के लिए क्या आ जाएगा, 0 = a1 + b1 -3c1 + 1। ये देखिए m के लिए m यहाँ पर 0 है तो 0, और यहाँ पर m की वैल्यू c1 और m की वैल्यू 1, तो c1 + 1। इस तरह से हम सभी कैलकुलेट कर लेंगे। t के लिए अगर हम देखें तो 0 = -b1 -2। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशंस बनी है, तो यहाँ से सबसे पहले हम c1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो c1 = कितना आ जाएगा, -1। इसी तरह से b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और ये दोनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a1 = माइनस का b1 प्लस का 3c1 माइनस का 1 = 2 -3 - 1 = -2। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ जाएंगी, a1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू और b1 की वैल्यू। तो इन सभी इक्वेशन को इन्हें मैं इक्वेशन a, b और c दे रही हूँ। तो ये सभी इक्वेशन π1 के लिए हमने निकाली हैं, ये सारी टर्म्स। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो π1 हमारा क्या हो जाएगा, l की पावर a1, देखिए l की पावर a1, b की पावर b1, रो की पावर c1, ये सब वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे यहाँ पर। तो l की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, a1 इंटू b की पावर b1 इंटू रो की पावर c1 इंटू r। तो यहाँ पर π1 = हो जाएगा हमारा l की पावर a1 हमारा कितना है, -2 इंटू b की पावर b1 हमारा कितना है, -2, और इंटू रो c1 हमारी कितनी आएगी, -1 इंटू r। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो π1 = हमारा क्या आ जाएगा, r/रो v² इंटू l²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो π1 की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। इसी तरह से हम π2 की वैल्यू निकालेंगे। तो π2 की टर्म के लिए ये हमारी π1 की टर्म हो गई। π2 टर्म के लिए हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या बनी थी, देखिए यहाँ पर जो बी इक्वेशन थी, π2 = l की पावर a2, b की पावर b2, रो की पावर c2 इंटू म्यू। तो इस इक्वेशन को यहाँ हम लिख देंगे, π2 = l की पावर a2, b की पावर b2 इंटू रो की पावर c2 इंटू म्यू। तो इसे भी जब हम फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म में सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जब हम डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो π2 की टर्म हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं हम डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, π2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी m0 L0 T0 = l हमारा क्या रहेगा, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल L की पावर a2। वेलोसिटी की हमारी क्या हो जाएगी, l t की पावर -1 इंटू b2
इंटू रो की पावर क्या हो जाएगी हमारी ml माइनस 3 ml की पावर माइनस 3 इंटू C2 इंटू जो म्यू है हमारा क्या है उसकी डायमेंशन m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 1। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर m फॉर l फॉर t m के लिए हमारा क्या आ जाएगा देखिए 0 इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर कितना है C2 प्लस 1। इसी तरह से L के लिए हमारा क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू E2 प्लस B2 माइनस का 3 C2 माइनस का 1। देखिए L के लिए A2 प्लस B2 माइनस का 3 C2 माइनस का 1। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी टाइम के लिए, तो ये हमारी क्या बन जाएगी 0 इक्वल्स टू माइनस का B2 माइनस का 1। तो इन सभी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी C2 इक्वल टू माइनस 1, B2 इक्वल टू माइनस 1 और A2 इक्वल टू भी हमारा क्या आएगा माइनस 1। तो ये तीनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, जो इक्वेशन हमारी क्या थी B, इस इक्वेशन में रख देंगे तीनों वैल्यू। तो ये सभी वैल्यू हम इक्वेशन B में जब रखेंगे तो वी गेट पाई 2 इक्वल टू L की पावर A2 हमारा कितना था A2 माइनस 1, C2 माइनस 1 और B2 माइनस 1। तो ये तीनों वैल्यू क्या है हमारी इक्वल है, तो हम यहाँ रख देंगे माइनस 1 B की पावर माइनस 1 रो की पावर माइनस 1 इंटू म्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई 2 इक्वल टू म्यू अपॉन रो वी एल। तो एक हमारी टर्म यहाँ से आ जाएगी। इसी तरह से जब हम पाई 3 के लिए निकालेंगे पाई 3 टर्म, तो हमारी जो इक्वेशन थी क्या थी पाई 3 इक्वल टू एल की पावर A3 B की पावर B3 रो की पावर C3 इंटू जी। तो इसे भी हम फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म में जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी m नॉट L नॉट T नॉट इक्वल्स टू L की पावर A3 LT की पावर माइनस 1 B3 रो की वैल्यू हमारी हो जाएगी ML की पावर माइनस 3 इंटू C3 और जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है हमारा LT की पावर माइनस 2। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह से जब हम यहाँ पर डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो हमारे m के लिए क्या हो जाएगी 0 इक्वल टू C3, L के लिए क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू A3 प्लस B3 माइनस का 3 C3 प्लस 1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से T के लिए अगर हम देखें तो 0 इक्वल टू माइनस का B3 माइनस का 2। तो इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी C3 इक्वल टू हमारा 0 था ही, तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा B3 इक्वल टू माइनस का 2 और A3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1। तो इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब आप, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारी तीनों वैल्यू आ गई, इन्हें हम इक्वेशन सी जो हमने पहले बनाई थी इसमें रख देंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी पाई 3 इक्वल टू L की पावर 1 B की पावर माइनस 2 रो की पावर 0 इंटू जी। तो पाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा L इंटू जी अपॉन वी स्क्वायर। तो तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई पाई 1 पाई 2 और पाई 3 की वैल्यू।
अब इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में जो हमने पहले यहाँ बनाई थी, देखिए ये हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, ये इक्वेशन 2 और ये हमारी थी पाई टर्म में, तो ये इक्वेशन हम इसे 3 लिख दे रहे हैं। तो 3 में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू f1 पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। पाई 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ से, r अपॉन रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो हो जाएगा r अपॉन एल स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू रो। पाई 2 की वैल्यू हमारी कितनी थी, म्यू अपॉन रो वी एल, म्यू अपॉन रो वी एल, और पाई 3 की वैल्यू हमारी कितनी थी, एल जी अपॉन वी स्क्वायर। तो इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हम पाई की टर्म्स में अगर एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, तो जनरल इक्वेशन में जो हमारी पाई है, अगर हम इसे इस तरह से लिखें, पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फाई, ये हमारा पोटेंशियल फंक्शन है, फाई हमारा क्या है पोटेंशियल फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैंने बताया था आपको पाई 1 है, तो इसे छोड़ के आपको क्या हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग पाई की टर्म्स बचेंगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस फॉर्म में जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, इस फॉर्म में जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए r अपॉन एल स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू रो इक्वल्स टू फाइव म्यू अपॉन एल वी रो इंटू एल जी अपॉन वी स्क्वायर। तो इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, फाई, ये हमारा ऐसे चलता रहेगा, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं रो वी एल अपॉन म्यू, क्योंकि हमारा ये फंक्शन यहाँ पर है, ये पोटेंशियल फंक्शन, तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन अंडर रूट एल जी भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगी, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू एल स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू रो, और हमारा फंक्शन रो वी एल अपॉन म्यू इंटू वी अपॉन अंडर रूट एल इंटू जी। तो इसे यहाँ पर जो रो वी एल अपॉन म्यू है वो हमारा क्या है, रेनॉल्ड नंबर, और जो v अपॉन एल जी है ये हमारा क्या है, फ्राउडेस नंबर। तो इस तरह से जो रेशनस हो गया वो हमारा क्या हो गया, एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू रो, ये हमारा फंक्शन हो गया पोटेंशियल फंक्शन, इंटू ये सिग्निफिकेंस की अगर बात करते तो जो रेशनस है वो हमारा किसका प्रोडक्ट हो गया, रेनॉल्ड नंबर और फ्राउडेस नंबर का ये प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो बुकिंघम पाई मेथड के द्वारा जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, तो उसमें हम सारे स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं जो हमने मेथड को पढ़ते समय यूज़ किए थे। तो फाइनल ये वैल्यू हमारी इस तरह से आएगी। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से किसी फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं।